मेहनत तो मजदूर भी करता है, उसको दिन के अंत में क्या मिलता है? 1000 रुपए। अगर मेहनत से सब कुछ मिले तो ये जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं ये तो राजा हो जाए। कभी मजदूरों को देखो जिनके घर में डोमेस्टिक नौकर हैं, तुम में से कईयों के घर में होंगे, उनको कोई इंसान समझता है? 24 घंटा काम लेते हैं लोग, रात में 2 बजे भी उठा देते हैं। आज भी इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर के काम करने का टाइम लिमिट नहीं है, आज भी। देखो कितनी मेहनत कर रहा है। सब ऑर्डिनरी हैं, सब। बड़ा प्यारा वर्ड है ये, ऑर्डिनरी। सब है, हम सब। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है ना, बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। जिसने भी एक्स्ट्रा ऐड किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती। 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9, 9 से इस आदमी को 15 घंटे मिल रहे काम करने के लिए। और जो आदमी 9 बजे सुबह उठ रहा है, उसको 9 से 9 12 घंटा, 12 में से भी 2 घंटा एसेसरीज 10। और इसका जो पहला स्लॉट है 4 बजे से 10 बजे तक, इसमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं, कोई फोन ही नहीं करेगा, कोई मैसेज ही नहीं करेगा। तो ये जीतेगा कि ये जीतेगा? ये जीतेगा। और 9 से 3 बजे तक सोना, 6 घंटा डीप स्लीप। चलो 4 बजे तक सो लो, 7 घंटा। यही है जीतने वालों का काम। ये जो मैं एनसीईआरटी बैच लेता हूँ, ये सुबह 5 बजे से लेता हूँ, 5 AM। नहीं तो जब मैं बाहर हूं तो शाम को क्लास ले रहा हूं। दिल्ली में हूं तो सुबह 5 बजे, 5 से 7 ये बैच चलता है। तुम योगा करने लगे, एक्स्ट्रा हो गया। तुम ध्यान करने लगे, एक्स्ट्रा हो गया। तुम फालतू की बात किसी से नहीं करते, एक्स्ट्रा हो गया। फालतू मतलब जिन बातों का कोई बेनिफिट नहीं है। जिन बातों का कोई बेनिफिट नहीं है। जो लोग फालतू की बात करते हैं ना, उनकी जिंदगी बहुत बुरी होती है। दिखाऊं? दिखाता हूं तुम्हें फालतू का बात करने वाला आदमी। लाइव देखो, लाइव देखो उसका हाल क्या हुआ। तुम सोचो देख के नहीं सीख पाते हो, पढ़ के कैसे सीखोगे? तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं, और फर्स्ट चैप्टर में अब हम सेकंड लास्ट हेडिंग पे हैं, लास्ट हेडिंग पे। और लास्ट हेडिंग है, सेकंड लास्ट हेडिंग जो है इस किताब की, वो है सोशल एंड
कल्चर ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया। और सोसाइटी में हमने पिछले क्लास में पढ़ा कास्ट वॉज द सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदू सोसाइटी। सेंट्रल फीचर कास्ट, ये पढ़ा चुका हूं मैं। तुम ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, ब्लूटूथ फर्स्ट चैप्टर का सारा वीडियो पढ़ा हुआ है, तुम वहां से देख सकते हो। कास्ट वॉज द सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदू सोसाइटी, मतलब हिंदू जो समाज था उसका ये सेंट्रल फीचर था। इसमें प्रोमिनेंट कौन थे? ब्राह्मण्स। ये क्या डिसाइड करती थी? इंटर डाइनिंग, कि किसके बीच खाना खाना है, सोशल रिलेशंस, ये डिसाइड करती थी। प्रोमिनेंट कौन थे? ब्राह्मण्स। क्या डिसाइड करती थी? खाना और सामाजिक रिश्ता। कैसे संचालित होती थी? कास्ट काउंसिल से। कास्ट काउंसिल से। क्या सजा होता था? आउटकास्ट, जात से निकाल दो। और पेनेंस, पश्चाताप। कौन चलाता था इसको? कास्ट काउंसिल। सजा क्या होता था? आउटकास्ट और पश्चाताप। लेकिन फ्लूइड भी थी। कहीं कहीं नॉर्थ इंडिया को छोड़कर बाकी इधर डेक्कन और साउथ में फ्लूइड, थोड़ा सा लचीलापन था इसमें। मतलब पूरी जाति जो है वो अपलिफ्ट हो सकती थी, नीचे से ऊपर की तरफ आ सकती थी। एग्जाम्पल, होलकर परिवार निम्न से उच्चतम की श्रेणी पर आ गए। और 18th सेंचुरी इंडिया की सबसे डिविसिव फोर्स, विभाजनकारी ताकत, यह था कास्ट सिस्टम इन 18th सेंचुरी इंडिया। कास्ट, ये कास्ट का फीचर था 18वीं शताब्दी भारत में। मैंने वीडियो में पढ़ाया है कि ये कास्ट सिस्टम अलग है और कास्टिसिज्म अलग है। आज क्या चल रहा है? कास्टिज्म। आज कास्ट सिस्टम नहीं है, आज कास्टिज्म है। कास्ट सिस्टम पैदा हुआ था, किसने बनाया? किसने? ब्राह्मण्स। ये तो कभी मत कहना जिंदगी में, नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड इतना मार मारेगा तुमको, बाल पकड़ के दीवार में लड़ा देगा कि चुनाव लड़ने जा रही हो। ये तो नेता कहेंगे ब्राह्मण्स, खोलता शीशा कान में डाल देते थे। वाल्मीकि को तो नहीं डाला, वेद व्यास को नहीं डाला। कास्टिज्म पैदा किया इंग्लिश ने। कब? आफ्टर 1850s। क्यों? दो चीजें अंग्रेजों ने पैदा किया, एक कास्टिसिज्म, एक कम्युनलिज्म। और दोनों 1850 के बाद पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि 1850 के बाद शुरू हुआ नेशनलिज्म। इसको कंट्रोल करना था, नेशनलिज्म को। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दो ताकत लगाई, एक कास्टिसिज्म की, एक कम्युनलिज्म की। तो तुम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ेगा और ताकतवर बनेगा, ऐसे ऐसे ये दोनों भी ताकतवर बनेंगे। मॉडर्न इंडिया का पोर्शन है, डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में। तो ये तो थी कास्ट की दशा 18th सेंचुरी में। क्यों बढ़ावा मिला? क्योंकि सेंटर, जब भी कोई चीज आगे बढ़ेगी उसकी वजह होगी। तो कास्ट को क्यों इतना बढ़ावा मिला 18th सेंचुरी में? सेंट्रल पावर डिक्लाइन कर गई। कौन सी? मुगल। पैसे का ट्रांजैक्शन कम होने लगा, तो जजमानी सिस्टम फिर से प्रोमिनेंट हो गई।
आज मेरा 17 लेक्चर सुनना ब्लूटूथ पे, तुमको पता चलेगा कास्ट सिस्टम कैसे पैदा हुई थी। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है रे अवध ओझा के चैनल पे, वहां से देखना कि कैसे पैदा हुई थी। तो ये तो पहला फीचर था कास्ट। दूसरा फीचर जो था 18वीं सेंचुरी का, वो था फैमिली, परिवार। फैमिली कैसी थी? मेल डोमिनेंट, पैट्रियार्कियल, मेल डोमिनेंट, मेल डोमिनेंट, पैट्रियार्कियल। अब किसी भी चीज को पढ़ेंगे जब, तो उसमें दो फैक्टर निकालेंगे, क्यों और कैसे। सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है। तुम एनसीईआरटी उठाओ, स्टेटमेंट देखो उसका, ये इतनी जबरदस्त किताब है कि अगर तुमको समझ में आ गई तो आईएएस, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। The family system in 18th century India was primarily patriarchal. That is, the family was dominated by the senior male member. अब वहीं क्वेश्चन मार्क लगा दो, वहीं पे आंसर लिखा हुआ है। वहीं पे आंसर लिखा हुआ है। द फैमिली वॉज डोमिनेटेड बाय सीनियर मेल मेंबर। सीनियर जो घर का बड़ा होगा वो सीनियर मेल मेंबर। बस यही क्वेश्चन मार्क लगा दो। कैसे कह सकते हैं कि पैट्रियार्कियल फैमिली थी? कुछ तो एविडेंस देना पड़ेगा। किस बेसिस पे कह सकते हैं? कभी ये चैप्टर पढ़ा है पहला? किसी ने पढ़ा पहला चैप्टर ये एनसीईआरटी का? किसी ने पढ़ा ही नहीं। कुछ तो एविडेंस होगा ना, किसी कोई बात कहोगे तो उसका कोई आधार तो होगा। क्योंकि जो इनहेरिटेंस था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति किसके हाथ में पास होती थी? मेल के हाथ में। बाप के बाद संपत्ति का अधिकारी बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा। इस आधार पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन एक अपवाद था, केरला में मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मात्र प्रधान, मैट्रिलिनियल सोसाइटी। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं तुम उसको देखे होगे नहीं। वो देखे होगे तो उसका आंसर तुम दे दोगे। उस मूवी का नाम है सौदागर। नूतन है उसमें, ये जो नारियल के पेड़ होते हैं उनसे वो गुड़ बनाती है, जैगरी। और अमिताभ बच्चन उस जैगरी को बेचने जाता है। जैसा तुम्हारा महाराष्ट्र है, यहां भी वुमन को बड़ी इंपॉर्टेंस है। महाराष्ट्र के समाज में भी औरतों को बड़े सम्मान है, बहुत इज्जत है। यहां बहुत ज्यादा पर्दा कभी नहीं रहा, यहां विधवा विवाह को प्रमोशन मिला, यहां सती सिस्टम नहीं रहा महाराष्ट्र में। क्यों यहां ऐसा रहा? तुम्हारा समाज है, बताओ। जिसके हाथ में पैसा उसकी समाज में इज्जत। कभी मुंबई जाओ, वहां एक जगह है फोर्ट, है ना मुंबई में। वहां फोर्ट पर एक मीट मार्केट है, मच्छी। वहां मछली, मुर्गा, अंडा, बकरा मिलता है। कभी उस बाजार में अंदर जाना, वो पूरी बाजार औरतें चलाती हैं। क्या लेने का? हाँ, 3-3 किलो की औरतें, मोटा मोटा हार पहने हुए और हाथ में बड़ा बड़ा छुरा लिए हुए। मतलब तुम देख के ये लेने आए हैं ये, हाँ हमें नहीं लेना। अब की बार मुंबई जाना ना,
उस मार्केट में जरूर जाना, और तुम जब एंटर करोगे तुमको मेरी याद आएगी। क्या पकड़ के मुर्गा मारा गाँव, तुम तो देख रहे कितने, अरे भैया। और कहीं बताओ, यूपी में ऐसा दिखाई पड़ता है? जिस समाज में इकोनॉमी की डोर औरत के हाथ में होगी, उस समाज में औरत की इज्जत होगी। लॉ है, ये कानून है। तो केरला में ऐसा क्यों था? क्योंकि इकोनॉमी का बहुत बड़ा भाग किसके हाथ में था? औरतों के हाथ में। हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस, टी। आज भी जो मसाले का व्यवसाय है, मसाला किससे जुड़ा हुआ है? लेडीज से। ऐसा क्यों है? मेल समाज क्यों डोमिनेंट है? एक तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से, दूसरा वॉर जिसके हाथ में होगा, युद्ध, जो लड़ेगा वो राज करेगा। पहले औरतें सेना में होती थी? नहीं। तालिबान की जो फौज है उसमें औरतें हैं? नहीं है। हैं? लेकिन हिंदुस्तान की फौज में है, अमेरिका की फौज में है। तो जब औरत कंधे से कंधा मिलाकर गोली चला सकती है, तो सब्जुगेट क्यों होगी? आज महिला आईपीएस ऑफिसर है ना, तो सोसाइटी में जो युद्ध था वो किसके हाथ में था? मेनली मेल के हाथ में। जहां भी युद्ध सिर्फ मेल करेगा, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होगी। और अगर औरतों के हाथ में इकोनॉमी होगी, तो औरत का सम्मान रहेगा। तुम ऐसे देखो ना, ये देखो, ये भारत का इतिहास देखो। एंशिएंट इंडिया, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, बुद्धा पीरियड, फिर मौर्यन पीरियड, फिर पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, फिर पोस्ट गुप्ता, फिर राजपूत। यहां पे सती सिस्टम है? चाइल्ड मैरिज नहीं है, पर्दा नहीं है, सती नहीं है। इस पीरियड में ये सब नहीं है। ये सब नहीं है। न बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज, न पर्दा है, न सती सिस्टम है। क्योंकि ये पीरियड क्या है? सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण का पीरियड है। ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है। स्पाइसेस के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड किसका हो रहा है? टेक्सटाइल का। और कपड़ा बुनने का मोनोपोली किसके पास है? औरतों के पास। तो जिनकी वजह से पैसा आ रहा है उनको मारोगे? यहां 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 चाइल्ड मैरिज है, पर्दा सिस्टम है, सती सिस्टम है। क्योंकि सेकंड अर्बनाइजेशन खत्म हो गया है। इकोनॉमी नहीं खत्म हुई, सेकंड अर्बनाइजेशन खत्म हो गया। अर्बन इकोनॉमी, जो शहरों पर आधारित अर्थव्यवस्था है, वो खत्म हो गई है। वुमन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म हो गया है। अब वो पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई है किस पे? मेल पे। देखो अफगानिस्तान, और ये फ्यूडलिज्म का पीरियड है, सामंतवाद। आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, स्टेट नहीं है। और जाकी बिटिया सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। जहां सुंदर लड़की देखी उठा लाए। तो लड़की तो उठा सकते हो, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, सामंतों के लिए कह रहा हूं। लेकिन शादीशुदा वो धर्म के खिलाफ है। तो बेटियों को बचाने के लिए चाइल्ड मैरिज।
बेटियों को बचाने के लिए, किससे? फ्यूडल लॉर्ड से, चाइल्ड मैरिज, क्योंकि शादीशुदा औरतों को उठाना अधर्म है। सामंतों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए पर्दा, और विधवाओं की खराब स्थिति, पिता की संपत्ति में हक नहीं, पति की संपत्ति में हक नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया ना कि हर लड़की को उसके पिता की संपत्ति में बराबर का हक है। तभी तो भाई लोग ज्यादा मानने लगे हैं। लेकिन इस पीरियड में ना तो पति की संपत्ति में हक, ना पिता की संपत्ति में हक, शिक्षित है नहीं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है नहीं, और जो पालेगा वो मिसयूज करेगा या यूज करेगा। तुमने शादी हो गई तुम्हारी, नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो टेंशन में आ गया कि मास्टर क्लास में बता रहा। शादी हो गई, वाइफ आ गई, एक बच्चा हो गया, और तुम्हारी एक महिला दोस्त है ऑफिस में तुम्हारे साथ, उसको तुमने हीरे की अंगूठी दे दी। अब तुम्हारी वाइफ को टेंशन हो जाएगी। तुमने कहा कि अरे बहुत अच्छी लड़की है, हाँ वो ठीक है, पर क्यों दिए? बहुत सारे अच्छे लड़के, मेरा भाई कितना अच्छा, उसको दे देते। तो अब अगर घर की इज्जत बचानी है तो स्त्री को मारना पड़ेगा। तो किसको बढ़ावा मिला? सती सिस्टम को। किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में इसकी अनुमति नहीं है, किसी में नहीं है। इसकी तारीफ की है मेघातिथि जैसे कमेंटेटरों ने, किसी में इसकी अनुमति नहीं है। तो पहला चीज कास्ट, दूसरी फैमिली, और तीसरी वुमन। तीसरा फीचर वुमन। अब वुमन की स्थिति अगर किसी समाज में देखनी हो तो ऐसे देखो, यूएस और अफगानिस्तान, यहां भी मुसलमान औरतें रहती हैं, रहती है ना, पर लिबर्टी। अमेरिका की, अब यहां कोई औरत बुर्का पहन रही है तो मर्जी से, उसकी भी अनुमति है कि पहनो, बुर्का पहनना पहनो, कोई बात नहीं, वो चॉइस है तुम्हारी, सरकार उसको भी नहीं रोकेगी। लेकिन यहां बुर्का पहनना ही है। देखो यहां जो है पर्दा कंपलसरी नहीं है, चॉइस है, आप पहनो और चाहे ना पहनो। यहां पर्दा कंपलसरी है, करना ही है। यहां स्टेट नहीं है, पुलिस नहीं है, कौन सुरक्षा करेगा? तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। यहां पुलिस है, स्टेट है, एक शक्तिशाली स्टेट है। तुम मियामी के बीच पे लेटे हो नंगे, कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं है, क्योंकि राज्य सुरक्षा दे सकता है। यहां अब इन दोनों को लिख के बीच में फिर तुम लिखो 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत, 18th सेंचुरी इंडिया। इकोनॉमी इन ट्रबल, पॉलिटी डिस्टर्ब,
सेंट्रल और पावर खत्म हो चुकी है, मुगल साम्राज्य खत्म। अब जिसके पास ताकत है वही रूल कर रहा है, और इकोनॉमी ट्रबल में है, लूट मार चल रही चारों तरफ। उधर से अब्दाली आ गया, इधर से मराठे आ गए, उधर से राजपूत आ गए, मंगश पठान आ गए। आगरा लूट लिया, मथुरा लूट लिया, दिल्ली लूट लिया। सीन देखो 18वीं शताब्दी की, इमेजिन करो ऐसे आंख बंद करके। अब यहां पे औरत के पास क्या है? इंडिविजुअलिज्म है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। यहां है, हो ही नहीं सकती। तो यहां पर पहला फीचर 18वीं सेंचुरी में क्या है? लिटिल इंडिविजुअलिज्म। लिटिल इंडिविजुअलिज्म मतलब बहुत कम व्यक्तिगत आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि खत्म है। यहां पे एग्जांपल्स हैं किसके? इंदौर की एक बड़ी फेमस शासिका हुई अहिल्या बाई। ऐसी अनार्की की स्थिति है, अपवाद की। लिटिल इंडिविजुअलिज्म मतलब बहुत कम पर्सनल आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी ट्रबल में है और पॉलिटी डिस्टर्ब है। फिर यहां पे क्या है? पर्दा। फिर यहां पे पर्दा, इसी की वजह से औरत को बचाना है, राज्य खतरे में है। फिर यहां पर क्या है? चाइल्ड मैरिज लिखा है। आज जाके किताब खोल के देखना, 3-3, 4-4 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लिखा हुआ है इसमें। लड़की कहां, वो तो बच्ची हुई 4 साल की, 4 साल की बच्ची हुई। ये कनेक्ट हो रहा है ना? क्यों है? पढ़ाई का मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिस समाज में जिंदा दिमाग होंगे वो समाज और वो राष्ट्र ताकतवर होगा। जिस समाज में मुर्दा दिमाग होंगे उस समाज को आराम से बहकाया जा सकता है। इलेक्शन आ रहा है 24 का, देखो समाज में बाहर कैसे आग लगी हुई है। अस्पताल में जाते हो तो जात पूछ के खून लेते हो, वहां भी जात पूछ के खून लो। पंडित हो तो सिर्फ पंडित ब्राह्मण से लो, चाहे तुम्हारा आदमी मर जाए, कि ना, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी का खून नहीं चढ़ेगा। शर्मा है? नहीं भैया, शर्मा नहीं है। दलित है? नहीं चाहिए। तो वहां तो किसी का भी खून मांग लोगे, वहां भी जातिवाद करो। इसीलिए तो देश परेशान है। बेईमान होते लोग तब भी अच्छे हैं, फराड हैं। बेईमान बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो बेईमान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इस देश का आदमी जो है छदम है, सूडो। कभी जातिवादी बन जाएगा, कभी कहेगा भैया जातिवाद क्या होता है भैया, हम सब आपस में भैया। नाक में थोड़ी मार खाया 2000 साल से, इसीलिए खाया। इसको डॉक्टर अच्छा चाहिए, जाति का नहीं है तो भी चलेगा। इसको टीचर अच्छा चाहिए, बस नेता अपनी जात का चाहिए इसको। चलो अपनी भी जात का ले लो, कोई बात नहीं, पर अंबेडकर जैसा तो लाओ, लोहिया जैसा लाओ, शास्त्री जैसा नेता ढूंढ के लाओ,
जो समाज के लिए काम करे। गांधी जैसा लाओ। उनके बेटे ने उनसे कहा कि किसी बिजनेसमैन से कह दो हमको लंदन में पढ़वा दो। अरे बोले मैं किसी से नहीं कहूंगा, तुमको हरी औकात है, जाके खुदे पढ़ लो। किसी से नहीं कहा उन्होंने। सारे पूंजीपति भारत के उनके आश्रम में जाके जमीन पे बैठते थे, किसी से नहीं कहा मैं नहीं कहूंगा। ब्रिटेन की महारानी से कह देते तो अपने कोटे से पढ़वा देती, इतना उस आदमी की पकड़ थी। उसी पे तो मूवी बनी थी, गांधी माई फादर। इस देश का आदमी उसको गाली देता है। गांधी जी चोर थे भैया, गांधी जी जो है अकेले अंग्रेजों को नचा दिया उसने। हाथ जोड़ लिया अंग्रेजों ने उसके सामने कि भैया बहुत अच्छा खेलते हो। अभी पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया में। ये देखो, ये शिक्षा मतलब अब तुम आईएएस ऑफिसर हो, अब तुम आईएएस ऑफिसर हो और तुम्हें अपने क्षेत्र की औरतों की, तुम्हारी ऐसे शहर में पोस्टिंग हो गई जहां पे औरतों की स्थिति बहुत खराब है। अब तुमको ये सिद्धांत पता है, अब तुमने ये चीज समझ रखी है, ये वाली बात कि स्त्री की स्थिति किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक स्टेटस पे। ये बात तुम्हारे दिमाग में है। तुमने क्या किया, जो तुम्हारे पास टेंडर्स है, कस्तूरबा गांधी प्लान, सरकारी स्कूलों में ड्रेस वितरण, तो उस ड्रेस बनाने का काम तुमने क्या किया, इंडिविजुअल औरतों को दे दिया। तुम डीएम बन गई कोल्हापुर की, और वहां के गांव की तुमने सबसे गरीब औरतों की लिस्ट बनाई और तुमने कहा कि ये जो लड़कियों के लिए स्कर्ट बनती है और शर्ट बनती है और जो उनके कपड़े सिले आते हैं, उसका इंडिविजुअल टेंडर दो इन औरतों को। 5-5 लाख का काम सबको दे दो साल में। 5 लाख का काम मतलब 30,000 रुपया महीना गांव में। गांव में तुम छोड़ो 5 लाख, तुमने 10,000 रुपये महीने का काम दे दिया, 1,20,000। उस औरत को सहारा मिला कि नहीं मिला? तो ये काम तुम कब करोगे, जब तुम्हें ये समझ में आया होगा तब। नहीं, तुम्हें पता है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इकोनॉमी कर दो, आय के साधन बना दो इनके। सरकार बहुत सारे कामों का ठेका देती है। तुमने एक औरतों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी अपने शहर में, कहा तुम लोग बनाओगी, वो जो पत्ते का वो होता है प्लेट वगैरह, और सरकार तुमसे खरीद के डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी। तुमने औरतों की इकोनॉमी का साधन बना दिया। जैसे इकोनॉमी का साधन बनाया, सोसाइटी में उनकी स्थिति अच्छी हो गई। ये तुम्हें कहां से पता चला? इसको पढ़ने से। इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब भी पॉलिटी और इकोनॉमी की स्थिति खराब होगी तो औरतों की स्थिति खराब होगी। ये देखो, इंडिविजुअलिज्म खत्म हो गया, पर्दा शुरू, चाइल्ड मैरिज, और सबसे बड़ी बात, सती सिस्टम फिर बढ़ गया। सती सिस्टम फिर बढ़ गया। इस एनसीईआरटी में सती की फोटो दी हुई है, जलती हुई औरत की फोटो। क्यों सती बढ़ गया? फिर परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं है, पति की संपत्ति में हिस्सा नहीं है। और चाइल्ड मैरिज हो रही है। 4 साल की लड़की की शादी हुई, अब तुम सोच के देखो, 4 साल की बच्ची की शादी हुई और 5वें साल वो विधवा हो गई, और विडो रीमैरिज को मान्यता नहीं है। अब पति घर में रहेगी, कौन पालेगा? पिता घर आ नहीं सकती, तो सबसे सेफ रास्ता क्या है? जला दो। और ये सबसे ज्यादा कहां
प्रोमिनेंट थी नॉर्थ इंडिया में, यहां नहीं थी, क्योंकि यहां अभी भी अर्थव्यवस्था औरतों के हाथ में है और पेशवाओं ने इसको परमिशन नहीं दिया। लेकिन सबसे दयनीय जो स्थिति हुई वो थी विडो की। स्टार बना लो, विडो सबसे दयनीय स्थिति। सामाजिक प्रतिबंध, किसी फंक्शन में नहीं आती, शादी में नहीं जा सकती, अपशगुन मानी जाने लगी, एक कमरे में रहना है, एक पर्टिकुलर खाना खाना है। यह भी एक कारण था सती होने का। 12 साल की और लड़की विधवा हो गई और मान लो 70-80 साल तक जिएगी तो नरक की जिंदगी है, उससे बढ़िया मार ही दो। तो अब तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये देखो 3 एग्जाम्पल मैंने तो ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ने का मतलब सोच का विकास। तोता कितना राम राम कहे, बुद्ध नहीं हो सकता। पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो गया ना कि ये सब क्यों हुआ। इकोनॉमी ट्रबल में और पॉलिटी डिस्टर्ब। तो स्त्रियों की दशा में गिरावट। ये 3 फीचर थे 18वीं शताब्दी के। पहला कास्ट, दूसरा परिवार और तीसरा वुमन। ये तो हुआ सोसाइटी का मामला। कल्चर, संस्कृति, अब कल्चर जो है वो 2 चीजों को बताता है। एक, उस जगह की फिलॉसफी को, और दूसरा वेल्थ को। कल्चर से हमें 2 चीज पता चलती है, एक दर्शन, एक समृद्धि। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखो कुतुब मीनार, और ताजमहल। तो जब तुम ताजमहल देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार बड़ा पैसा रहा होगा मुगलों के पास, इतना बड़ा, वो भी मार्बल का। तुम किसी घर में गए, 1 BHK का घर, एक चारपाई पड़ी हुई है, सामने एक टीवी रखी है, 2 गिलास रखे हैं, तो तुम्हारे मन में पहली बात क्या आएगा? गरीब है बेचारा। नहीं आएगा? तो जब बाहर निकल कर आएगा और बोलेगा मैं DGP महाराष्ट्र, तब तो तुम पैर ही पकड़ लोगे उसके कि अरे साहब इतना बड़ा हो गया, इतना सिंपल। क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्या है कि बड़ा है तो घड़ी पहना होगा 4 करोड़ की। हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। दुबई गए थे सेमिनार लेने, तो वहां हमसे लोगों ने कहा कि कुछ अच्छा सूट वूट पहन के आने, टाई लगाते। कि टाई लगा के तुम्हारी गर्दन दबानी? कहाँ लगाया बे टाई? टाई बोलेगी, मैं बोलूंगा। टाई थोड़े बोलेगी बे। देखो गमछा हमसे डाल के जाते हैं। दुबई गए, गमछा भूल गए, वहां बहुत ढूंढे कि कहीं गमछा मिल जाए। पता लगा इंडिया से आने में 1 दिन लग जाएगा। तुम सोचे शर्टें फाड़ के पहन ले क्या? तुमको शर्म आती है? तुम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो सोचते हो कि लोग हमको देखें। काहे देखेंगे वे? लोग सिर्फ शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। फालतू में तेल ओल लगा के, शैम्पू और थ्रेडिंग व्रेडिंग करा के कोई फायदा नहीं।
कहीं जाओ सिंपल जाओ, चप्पल उप्पल पहन के, खाना खाओ, लड़का को आशीर्वाद दो लड़की को कि मस्त, और चुपचाप निकल आओ। यहाँ लोग शादी में, दूसरे की शादी में जा रहे हैं, 4 घंटा पार्लर में बैठे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मास्टर तुम जो है, लड़कियों का ठीक है, लड़कों की बात कर रहे हैं। तो संस्कृति 2 चीज बताती है, एक फिलॉसफी, ये देखो, ये ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धा पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत, अब यहां आर्किटेक्चर में क्या है, यहां आर्किटेक्चर नहीं है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, पैसा ही नहीं है। अफगानिस्तान में बनाएंगे बड़ी बड़ी मस्जिद, है तो मुसलमान, जैसी मस्जिदें दुबई में बनी है, टर्की में बनी बड़ी आलीशान मस्जिदें, वैसे वहां बनाएंगे, खाने को ही नहीं। तो एंशिएंट पीरियड में सबसे अच्छी, अब यहां फिलॉसफी क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इस पीरियड में तुम्हें क्या मिलेगा, विहार मिलेगा, स्तूप मिलेगा, चैत्य मिलेगा, कल्चर किन चीजों को प्रदर्शित करता है, फिलॉसफी और वेल्थ। और सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, पैसा बहुत है। लेकिन यहां फिलॉसफी चेंज हो गई, यहां ब्राह्मणिज्म आ गया, वैष्णविज्म और शैविज्म आ गया, तो यहां तुम्हें टेंपल मिलेगा। दशा होता है टेंपल, कैलाशनाथ टेंपल, और सबसे भयंकर टेंपल किसके, चोलों के, चोलास, द ग्रैंड चोलास, सारा सोना लेकर आ रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया से, मसाला बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है झमाझम। तो उस पैसे की ताकत कहां दिखाई पड़ रही है, उनके मंदिरों में। और फिर मंदिर के पास भी पैसा है, क्योंकि मंदिर बैंक का काम करते हैं। आज तो तुम्हारे पास एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है, लेकिन इस समय रोटेशन का काम कौन करता था, मंदिर, मंदिर यानी बैंक। तो जो कमा रहा है वो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाएगा, लगाएगा। तो अब तुम देखो, यहां पैसा बहुत है ना। अब ये मंदिर, मदरसा, मकतब, मजार, इसको कौन बनवा रहा है, मेनली नोबल्स बनवा रहे हैं, सामंत बनवा रहे हैं, अधिकारी बनवा रहे हैं। लेकिन 18th सेंचुरी में ये नोबल, सामंतों के और ऑफिसर्स, इनकी स्थिति में गिरावट। तो सबसे ज्यादा झटका किसको लगा, कल्चर को। पर बट एनसीईआरटी क्या कहती, बड़ा प्यारा लाइन कहती है, पढ़ना तुम जाके, कि इट इज अ पीरियड ऑफ एग्जॉशन, एग्जॉस्ट पन दिखाई पड़ रहा है, बट इट वॉज नॉट अ डार्क एज। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं हो रहा था। पढ़ो एनसीईआरटी आज जाके 12th वाली। कल्चर में किसके निशान दिखाई पड़ रहे हैं, एग्जॉशन के। एग्जॉस्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, कहने एग्जॉस्ट हो चुका है,
नहीं नहीं, एग्जॉस्ट मतलब दुख नहीं होता है, वो तो थकावट, एग्जॉस्ट मतलब थकावट, थका हुआ लग रहा है, लेकिन डार्क एज नहीं है। और कल्चर पूरी तरह से क्या है, ट्रेडिशनलिस्ट है, होली ट्रेडिशनलिस्ट, पारंपरिक, क्योंकि नया कुछ नहीं हो रहा है ना। तीन बातें लिख रहा है एनसीईआरटी। पहली बात कि एग्जॉशन है, थका हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन डार्क एज नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो क्या हो रहा है, अब यही यही चीज पकड़ना है कि क्या हो रहा है। एग्जॉस्ट है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, और पूरी तरह से पारंपरिक है, पुराने की नकल है। तो कल्चर में क्या देखेंगे, पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग। हम मुगल समय की पेंटिंग, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, अकबर ने पूरा पूरा रामायण की पेंटिंग बनवा डाली, महाभारत की बनवा डाली। और जहांगीर तो चित्रकला का बादशाह। लेकिन अब क्या हुआ, सेंटर से चित्रकला चली गई, क्योंकि सेंटर को लैप्स कर गया। तो अब तुम्हें पेंटिंग रीजनल मिलेगी, कांगड़ा, राजपुताना, जो एक मुगल पेंटिंग थी ना, जिसका वैभव था, ग्लैमर था, खत्म। रीजनल पेंटिंग, छोटे छोटे मुद्दों पे केंद्रित, कांगड़ा पेंटिंग, राजपुताना पेंटिंग। क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहां पे स्टार बनाओ। स्टार का मतलब होमवर्क, घर जाके विकिपीडिया में टाइप करना है कि इसका मतलब क्या होता है, छोड़ना नहीं है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, अब मुगल काल में क्या है, ताजमहल है, सबसे भौकाली। अब इसके सामने तुम्हें लखनऊ में क्या दिखाई पड़ेगा, इमामबाड़ा। एग्जॉस्टेड, थका हुआ। अब ताजमहल की मीनारें आसमान को छूती हुई, और इमामबाड़ा की मीनारें 5-5 मीटर की छोटी छोटी इमारत। घर देख के तुम्हें लग रहा है कि यार एकदम मरा हुआ हो यार। वो बात समझ में आई कि एग्जॉस्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डार्क एज नहीं है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, परंपरा चली आ रही। जयपुर शहर, अब तुम मुगल काल के आगरा में घूमो, कभी गए हो आगरा? आगरा में देखो उसका लाल किला, ऐसे देखते रह जाओगे, भयंकर सा लाल किला। फिर फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंगें, तुम्हें बिल्डिंगें देख के लगा कि आप रहे होंगे सब जबरदस्त। तो अब जयपुर भी शहर है इस पीरियड का, साइंटिफिक तौर पे बसा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन वो जो ग्रेटनेस है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। यहां वैज्ञानिकता दिखाई पड़ रही है, साइंटिफिक अप्रोच दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ग्रेटनेस नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम किसी घर गए, इतना बड़ा उसका वॉशरूम है, जितने बड़े तुम क्लास में बैठे हो, इतना बड़ा टब रखा हुआ है, उधर शावर लगा हुआ है, इधर मिनी स्विमिंग पूल है। तो उन्हें पूछा ये वॉशरूम? हाँ। तो कमरा भैया? 20 बीघे में मकान है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रॉली बैठ के जा रहे हैं। हा? और 3 BHK का मकान, भाई मुकेश अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं दुनिया में, तो मकान से ही तो पता चलता है। एंटीलिया कितने का है? 8,000 करोड़। आदमी इधर उधर देखने लगता है कि भैया होगा भैया। हम जब से देखें
तब से उसी पे नजर है। जब सपना ही देखना है तो छोटा मोटा क्यों देखें? इस दुनिया में 95% लोग सपना ही नहीं देख पाते, इतने कंजूस हैं। सपने में नौकरानी लेके भाग गए। जब सपने में ही भाग रहे हो तो कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस तो होनी चाहिए ना कम से कम, और 4-5 लेके भागो, उसमें एक लेके क्या भागना। और तुम्हारा ये पूरा जीवन तुम्हारे सपनों पर टिका हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा सपना उतनी बाहर तुम्हारी हिम्मत। ये तुम हिम्मत अलग अलग आदमियों में अलग अलग देखते हो ना, वो हिम्मत सपने से आती है, मोटिवेशन से नहीं आती, अंदर से आती है, अंदर से। सोच रहे हो इस देश पे कब्जा कर लेंगे, हाँ जावेद चला है गोली दौड़ा लिए किसी चौराहे पे। वो हिम्मत कहां से आ रही है? तुम्हारे अंदर के सपने से। डॉक्टर अंबेडकर कौन से मोटिवेटर को सुनते थे? उनके समय कौन सा यूट्यूब था? उनके समय था इंस्टाग्राम था? वो कौन सा स्क्रॉलिंग करते थे? उनका यूट्यूब यहां था, ऐसे आंख बंद करते थे और सोचते थे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया बोलेगी जय भीम जय भीम जय भीम। बस पढ़ते थे बैठ के, और इतना पढ़ डाले कि उनके सामने कोई बोल ही नहीं पाया। तभी तो लोगों ने कहा कि ग्रेट ग्रेट। अगर लोग उन किसी के सामने बोल ले जाएंगे तो ग्रेट क्यों मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा है वो आदमी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, खड़े हो गए, 6 घंटा बोल दिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, बाकी लोग सो गए कि भैया बोल लो भैया, इन्हीं से करा लो भैया। तभी तो इज्जत मिली, तब थोड़ी SC/ST एक्ट था। अंबेडकर ने इज्जत कमाई है, भीख में नहीं मिली है। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं आदमी के जात की बात नहीं है, उसके कर्म की बात है। मेरे लिए जय भीम का मतलब अंबेडकरवादी नहीं, मेरे लिए जय भीम का मतलब है शिक्षा। ये जो ब्लूटूथ का प्रोग्राम चला रहा हूं, इसमें मैंने कहा है लड़कों से कि 4 फोटो लगा लो अपने कमरे में, एक विवेकानंद की ध्यान करना है। फोटो तुम्हें रिमाइंड ही तो कराएगा, एक अंबेडकर की पढ़ना है, एक भगत सिंह की क्रांति करना है, और एक कलाम की कि देश के सर्वोच्चतम पद पे बैठना है। जो लोग बाहर वहां कैमरे बैठ के पढ़ रहे हैं सुबह, इनसे मैंने कहा 2 तो जरूर लगा लो, 4 नहीं लगा पा रहे हो तो। एक अंबेडकर की पढ़ना है। ताकत कहां से आएगी? पढ़ाई से। हम नहीं पढ़े होते तो हमको कोई पूछता? हमको लोग इसलिए नहीं पूछ रहे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, लोग हमसे सीख रहे हैं। इसलिए मन में चाहे जो गाली दे दे सर झुका के, लेकिन पढ़ने जरूर आते हैं। भले मेरे चैनल पर फेक यूट्यूब चैनल बना के मुझे गाली लिख दें, लेकिन आगे आके बैठते हैं क्लास में, वेरी गुड सर। तो इसीलिए मैं अंबेडकर की तारीफ इतनी करता हूं, क्योंकि उस आदमी मुझे समझ में आ गया, हाँ यार ये मेरी इज्जत शिक्षा की वजह से ही तो है। मैं कौन सा सांसद हूं, ना मेरे पास कोई पद है, ना मैं DM हूं, ना मैं सांसद हूं, तब लोग इतना क्यों इज्जत दे रहे हैं? शिक्षा।
तो मुझे लगा यार कितनी बढ़िया बात कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि तुम्हारे पास पद भी नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हें इज्जत कौन दिलाएगा? शिक्षा। दो किताब मेरे बैग में हमेशा रहती है, हमेशा। कल रात में दिल्ली से आ रहा था, फ्लाइट बहुत लेट हो गई, 10 बजे पहुंचनी थी, 2 बजे पहुंची। 40 मिनट तो रनवे पे खड़ी थी। पायलट बार बार कह रहा था रनवे पे पानी भरा हुआ है। मैंने कहा तो तैरा दे, जब उड़ा नहीं पा रहा है। तो मैं श्री राम की आत्मकथा पढ़ रहा था, मैं बगल में भाई साहब बैठे थे कि देखें। मैंने कहा लड़की थोड़ी है देखोगे, किताब है, इसको पढ़ा जाता है। वो समझ गया कि डिस्टर्ब है। फिर मैंने कहा लो आई डोंट वांट। गुस्से है, अरे मैंने कहा सॉरी भाई साहब, आई डोंट नो, डोंट टॉक टू मी। एक्चुअली पीछे लड़की बैठी थी, उसने हंस दिया तो भाई साहब की हो गई बेइज्जती। और वो उसी बात में नाराज हो गए। मैं डोंट टॉक। गलती हो गई बाबूजी। अब वो कहते कि दे दीजिए, पढ़े तो मैं दे देता। कहा देखे, इसमें क्या देखोगे, ये पढ़ने की चीज है। कल्चर क्या है, एग्जॉस्टेड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन डार्क एज नहीं है। ये देखो, कांगड़ा पेंटिंग, राजपूताना पेंटिंग, इमामबाड़ा, जयपुर। म्यूजिक को बढ़ावा मिला, म्यूजिक भी जारी है। म्यूजिक, और सबसे म्यूजिक का फेमस काल रहा मोहम्मद शाह रंगीला का। जो देखो वही हारमोनिया लिए बैठा है, ढोल बजा रहा है। वो नादिर शाह आया, पीट पाट के चला गया, सब ढोले बजाते रह गए। लिटरेचर में, लिटरेचर में उर्दू बहुत जबरदस्त। 18th सेंचुरी, सोशल इंटरकोर्स का माध्यम, सोशल इंटरकोर्स, सामाजिक बात व्यवहार। उर्दू 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी लिटरेचर में उर्दू सोशल इंटरकोर्स का माध्यम। मीर, सौदा, ये सब उर्दू के कवि थे, लेकिन सबसे फेमस गालिब। देखो, राज की भाषा नहीं है, स्टेट लैंग्वेज नहीं है, लिंगुआ फ्रैंका नहीं है, सोशल इंटरकोर्स, आपसी बातचीत। मलयालम, मलयालम का सबसे फेमस पोएट कौन है? कंचन नाम्बियार। स्टार बनाओ, इस पर होमवर्क करना है। कंचन नाम्बियार। और दो चीजों पे इसने निशाना साधा, कास्ट पे और टेंपल एंट्री पे। पंजाबी, पंजाबी वारिस शाह, इसने क्या लिखा? हीर रांझा। रोमांटिक पोएट्री है। तो रीजनल लैंग्वेज को प्रमोशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रीजनल स्टेट्स पैदा हो चुके हैं। मुगल काल में फारसी सबकी भाषा है, सेंट्रल पावर है। 18th सेंचुरी में रीजनल स्टेट्स उभर चुके हैं। तो जब रीजनल स्टेट्स उभर चुके हैं तो रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोशन मिलेगा। सिंधी, अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ सिंधी। और हिंदी की शुरुआत, हिंदी, हिंदी की शुरुआत, हिंदी की शुरुआत दिखाई पड़ रही है।
तो लिटरेचर में रीजनल भाषाओं को प्रमोशन मिल रहा है। कौन सी भाषा? मलयालम। कौन सी? तमिल, पंजाबी, सिंधी और हिंदी का जन्म हो रहा है। पोएट्री, कविता कैसी है? पोएट्री। डेकोरेटिव, ट्रेडिशनल, पेसिमिस्टिक, आर्टिफिशियल। पोएट्री आर्टिफिशियल। लिटरेचर क्या है? अपने समय का दर्पण। जैसा मूवी क्या है? मिरर ऑफ द सोसाइटी। ऐसा लिटरेचर क्या है? मिरर। 18th सेंचुरी, इकोनॉमी ट्रबल में और पॉलिटी डिस्टर्ब, तो कविताओं में पेसिमिज्म दिखाई पड़ रहा है, निराशावाद। पता ही नहीं कल क्या होगा। गालिब कह रहा बैठकर पीने दो शराब मस्जिद में, वरना वो जगह बताओ जहां खुदा ना हो। बात तो सही कह रहा है। ट्रेडिशनल, पुराना। नया कुछ हो ही नहीं रहा है। जब कुछ नया घटेगा, कविताएं क्या है? अपने समय की मिरर। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। रामधारी सिंह दिनकर, प्री 1991। पूरी इंडिया लड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उतनी इनकम नहीं, उतना पैसा नहीं, हर आदमी लड़ रहा है। अब उस आदमी को क्या देना है? प्रोत्साहन। भारत बन रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है, भारत का हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है। तो वो स्ट्रगल कहां दिखाई पड़ रहा है? रामधारी सिंह दिनकर की पोयम में। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। भारत की जनता को रामधारी सिंह दिनकर करें कि टेंशन मत लो, तुम निखर रहे हो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कि तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहां बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं। वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, सोचो भारत की दशा शिक्षा की। लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आ रहा है, सर लैटिट्यूड नहीं पता क्या है, ऐसे रेखा खींचो यहां से लेके अपने पैर तक, पेन ले आओ, ऐसे ऐसे खींचते चले आओ। सर यहां से खींचो, यहां से खींचो पूरा। ये क्या है? सर ये लॉन्गिट्यूड है ना। हाँ, फिर एक ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे एक आदमी खड़ा करवा लो, ऐसे गोल गोल खींचो। ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे है? बीच में है सर, यही पेट है सर। हाँ, ट्रॉपिक और इक्वेटर वही है ना। हाँ, इक्वेटर है सर, ये तुम्हारा इक्वेटर है, यहां गर्मी ज्यादा है, भूख की गर्मी। तुमने अपने दिमाग को इतना बांट रखा है। आज का लड़का है इंडियन थोड़ी है, वो या तो ब्राह्मण है या दलित है या मराठी है या हिंदू है या पंजाबी है या मुसलमान है, और उसी रूप में वो क्लास में बैठा है।
ये क्या बोल दिए? दिल्ली में पढ़ाना बहुत आसान है। आप बदतमीजी करोगे तो कमरे में बैठ के मार डंडा डंडा। रीजनल सेंटर में पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आती। अब भाई मुझको जो अच्छा लगेगा उसकी तारीफ करूंगा, कभी कभी मजाक उड़ाऊंगा। पोएट और शिक्षक ये उसको तो इम्यूनिटी है ना। ये देखो पोएट्री, फिर छठा पॉइंट साइंस। सबसे खराब स्थिति, सबसे खराब, यहीं पर सबसे खराब स्थिति साइंस, सबसे खराब। जिस समाज में, जिस देश में टेक्नोलॉजी पे कोई ध्यान ना दे, आज वेस्ट सारा पैसा हमसे ले जा रहा है। उसमें मेन वजह क्या है? टेक्नोलॉजी है उसके पास। ओला उबर बाहर के लड़के ऐप बना दिए, पैसा कमा रहे हैं। यहां का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर उबर चला रहा है। तुम कैसे पढ़े हो भाई? वो बाहर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने ऐप बना दिया उबर, कुछ कर ही नहीं रहा है, पैसा कमा रहा है जम के, उसके अकाउंट में डेली पैसा जा रहा है। कहीं बैठा होगा 5 स्टार होटल में हुक्का हुक्का लेके। और इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर धनौरी से सदा सुपेट गाड़ी चला रहा है, कह रहा भैया कमाई नहीं हो रही भैया। एजुकेशन फेलियर ही तो है। तुम भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो रील बनाने में बिजी है, वो आज भी नाटक कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी की चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आती है सेल्फी लेने वालों पे। अरे अरे सर जी, क्या करोगे भैया? इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, 4 तो लाइक मिल जाएगा, बस खत्म। सोशल मीडिया ने भारत में एक नया भिखमंगा पैदा कर दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नहीं, कुछ लोग कहते हैं अगर आप अपने परिवार को ज्यादा प्यार करते हैं तो इसको लाइक करें। नहीं कहते? साइंस। और सबसे मजेदार घटना कि वेस्ट के लोग यहां मौजूद हैं। पश्चिम 18th सेंचुरी, पश्चिम में 15th सेंचुरी में रेनेसांस, 16th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट, 17th सेंचुरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इतनी घटनाएं घट गई पश्चिम में। पुनर्जागरण, प्रभु, एनलाइटनमेंट 16th सेंचुरी। वो आदमी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है आकर, और तुम कह रहे हो कि तो भैया अब की बार फ्रांस से आना तो। सोचो इस देश के लोग कितने अंधे रहे होंगे उस शताब्दी में। फिर कह रहे हैं अंग्रेजों ने मारा हमको बहुत, कपड़ा फाड़ डाला हमारा। तुम गुटखा खा के थूके होगे, पक्का थूके होंगे, इनकी आदत है इनकी। मावा खा के थूक दिए होंगे, वॉरेन हेस्टिंग को लगा होगा। पहले तो लोग डरे होंगे कि सांप वाप हो गया, इसे थूकते रहते हो बार बार।
सोचो, वेस्ट का आदमी हिंदुस्तान में है। वेस्ट 15th सेंचुरी रेनेसांस, 16th सेंचुरी एनलाइटनमेंट, 17th साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 18th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वहां का आदमी तुम्हारे देश में बैठा हुआ है। तुम यहां के लोगों का अंधापन देखो, वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। ये क्या देख रहे थे कि यार ये क्या पहने हो भैया, ये ऐसे लटकाए रहते हो, ये वो देख रहे थे। ओह दिस इज टाई, टाई 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 पहने। भारतीयों ने क्या सीखा इनसे? टाई। कहीं शादी वादी में जाते हैं तो टाई लगा के जाते हैं। कहते टाई मतलब बड़ा आदमी, भिखमंगा। इनको क्या सीखना चाहिए था? ये क्या सीखे? भाई तुम्हारे साथ कोई आईएएस टॉपर बैठेगा तो तुम उससे क्या पूछोगे कि सर इकोलॉजी कैसे पढ़ लें, इन्वायरमेंट कैसे पढ़ लें सर, सर हिस्ट्री में कैसे पढ़ लें सर, मेंस के आंसर, यही सब तो पूछोगे। कि तुम उससे पूछोगे सर आप मोजा पहनते हैं जूते? लो, वो भी कहेगा कि ये जाहिल। तब उन लोगों को लगा कि अबे ये तो कुछ जानते ही नहीं यार, ये तो मस्त है। बोले फिर क्या, मारो इनको, कब्जा कर लो। कर लिए। साइंस सबसे दयनीय स्थिति कि कोई सभ्यता, कोई समाज, कोई देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसा कोई पीरियड ही नहीं था भारत में। तुम पढ़ो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट पीरियड, दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारें हमने बनाई। स्टील जिसको कहते हैं उसको हमने बनाया, उसको वुड्स बोलते थे, वुड्स। स्टील का जो प्राचीन नाम है वो है वुड्स। भारत की तलवारें पूरी दुनिया में फेमस थी। वो देखो आयरन पिलर मेहरौली का, ओपन में लोहा रखा हुआ है, जंग नहीं लगा। नहीं, फिर मॉरल कंडीशन, मोरालिटी। अब एनसीईआरटी कहती है कि स्ट्रगल फॉर पावर एंड वेल्थ, सोशल बैकवर्डनेस, एंड कल्चरल स्टैग्नेशन। क्या बात समझाई एनसीईआरटी ने, कल्चरल स्टैग्नेशन। स्ट्रगल फॉर पावर एंड वेल्थ, सोशल बैकवर्डनेस एंड कल्चरल स्टैग्नेशन। इसने, अब सुनना इस बात को, आज भी वही हो रहा है। इसने इस देश के सामंतों को, नोबल्स, को गिरा दिया। जहां फायदा वही आज हो रहा है। ये जाके लाइन पढ़ना, आज एग्जैक्टली वही घट रहा है। इस देश का जो बड़ा तबका था, बड़ा जो राजा थे, जो अमीर थे, जो सरदार थे, जो सामंत थे, वो पतित हो गए। जहां फायदा उधर ही, ना कोई ऑनेस्टी, ना कोई नियम, ना कानून। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो कहते हैं जो इस देश का आम आदमी था, कॉमन मैन, उसकी तो ऑनेस्टी का कोई जवाब ही नहीं। जो अमीर थे वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट। देखो आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। ब्राह्मणों ने ऐसा किया था, अभी 70 साल में ब्राह्मणों ने रोक रखा था।
तुम पढ़ो अंबेडकर की तरह, कोई रोक पाएगा? मैं कहता हूं ना, अंबेडकर के समय तो SC ST एक्ट था ही नहीं। मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, हिंदुओं ने, आज देखो कैसे आग लगाई जा रही चारों तरफ। क्यों? सत्ता के लिए। सिर्फ पावर में आने के लिए, बस। 24 का इलेक्शन आ रहा है, सबको पावर में आना है। बाकी किसी को किसी की चिंता भी, इलेक्शन खत्म होने दो, कोई पूछेगा नहीं किसी को। अब 24 में बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगेगी, मंदिर बन गया है, तो बाकी पार्टियां क्या करेगी? बसपा कहां जाएगी? बसपा ने कहा हम बुद्धिस्ट है भैया, हम बुद्धिस्ट है ना, हाँ हम लोग बुद्धिस्ट है, तो राम के नाम पे वोट ही नहीं करेंगे। अरे 25 में बन जाना बुद्धिस्ट, नहीं नहीं अभी बनेंगे भैया, अभी टाइम है भैया, बुद्धिस्ट बन जाएंगे। तो 22 में बन जाते इलेक्शन। इस देश को तुम ही लोग बचा पाओगे। इस देश की जनता बहुत ईमानदार है, आम सीधी सादी, उसको एक्चुअली उसने कायदे से पढ़ा नहीं है, ये उसको मैनिपुलेट करते हैं। समझा दिए। पश्चिम बंगाल के एक संत थे लहड़ी महाशय, नाम लिख लो, ब्राह्मण थे, लहड़ी लहड़ी महाशय, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण। उनके शिष्य थे भगवान दास, दलित, चमड़ा वाला काम करते थे, अपने बगल बैठा के बुलाते थे, बगल, अपने बगल गद्दी बैठाते थे, बाकी किसी को नहीं बैठाते थे। वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, रसिक, अनटचेबल, उनके घर में जाके झाड़ू लगाते थे, सब ढूंढ लेना जाके। रामानंद ब्राह्मण थे, उनके सबसे ज्यादा शिष्य दलित थे, मेडिवल इंडिया। व्यक्ति ने समस्या कभी खड़ी नहीं की है, सिस्टम ने। अंबेडकर ने किस पे प्रहार किया है? सिस्टम पे। व्यक्ति पे क्यों प्रहार करना? जब सिस्टम ने परेशान किया तो सिस्टम खत्म कर दो। परेशानी जातिवाद से है ना, कानून बना के खत्म कर दो कि किसी पेपर में कहीं जातिवाद यूज नहीं होगा। पर इलेक्शन है। एजी बेडूबियस, एक अंग्रेज अधिकारी है, उसने लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ना उसका, एनसीईआरटी में उसने लिखा है कि जो समाज इतनी गरीबी, इतनी परेशानी से जूझ रहा हो, वहां आम आदमी इतना ईमानदार हो। क्या स्टेटमेंट लिखा उसने, कितना बढ़िया स्टेटमेंट लिखा है। कहता मैं हैरान हूं, I do not know the example of any great population in similar circumstances. कहता मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं जानता। Preserving through such a period of changes and tyrannical rule so much virtue. जहां समाज में इतना गड़बड़ी हो, वहां के लोगों में इतना वर्च्यू हो, धर्म, ईमान। देखो आम आदमी की बात कर रहा है, नोबल्स की बात नहीं कर रहा है। और सातवां फीचर, हिंदू मुस्लिम। लिखता है फ्रेंडली रिलेशन, दिस पीरियड इज नोन फॉर फ्रेंडली रिलेशन। फ्रेंडली, मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार
किसके संरक्षण में? मराठा। अपर कास्ट मुस्लिम, अपर क्लास हिंदू, सब एक। खाना पीना उठना बैठना सब। आज जाके पढ़ना एनसीईआरटी। कहता है इस पीरियड की सबसे खास बात, सबसे खास बात, सबसे खास बात, हिंदू मुस्लिम फ्रेंडली रिलेशन। होली मना रहे हैं सब मिलकर, दिवाली मना रहे हैं सब मिलकर, मुहर्रम मना रहे हैं सब मिलकर, ईद मना रहे हैं। पढ़ना लिखा हुआ है सब उसमें। दुर्गा पूजा मना रहे हैं सब मिलकर। वो जो मुस्लिम कवि हैं वो राम को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रतीक के रूप में, सीता को कर रहे हैं, कृष्ण को कर रहे हैं, राधा को कर रहे हैं। हिंदू कवि मुसलमान पात्रों को उठा रहे हैं। ये था 18वीं शताब्दी का भारत। ये सारी हेडिंग बाय हेडिंग मैंने पूरा किया है, देखा तुम लोगों ने? नहीं। अब इस चैप्टर का संडे को टेस्ट होगा। इस पूरे चैप्टर का पढ़ लो, उससे यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 2 क्वेश्चन मेंस के। पहले तुम लोग पढ़ लो इसको, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो कैसे पढ़ के कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे मेंस लिखा जाता है। पढ़ना नहीं है, सीखना है। जो पढ़ के सीख नहीं पाया, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? तुम अलग क्यों देख रहे हो? वही कनेक्टिविटी तो समझना है, उसी को तो सोचना है। क्योंकि जो तुम सीखोगे वही तो अप्लाई करोगे। भाई मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि तुम कोल्हापुर की कलेक्टर हो, तो तुम्हें पता है कि यार औरतों की सामाजिक स्थिति कैसे सुधार सकती हूं। संडे को इसका टेस्ट, संडे को कोई छुट्टी नहीं है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो सुन लें, संडे को इसका टेस्ट है। और जब तक पूना में है तब तक शाम को करेंगे। ओके फिर, थैंक यू। Start your journey today for UPSC with Awadh Ojha. Learn how to achieve your UPSC. Register today at www.awadhojha.com.